Welcome back, viewers, to my YouTube channel Gurukul Competition Classes. In previous classes, we had started fourth lesson of geography. That name was agriculture. Now I am proceeding this lesson. Now I am starting the lesson. In mixed farming, the land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock. मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? मिश्रित खेती, जिसमें सब कुछ मिक्स करके खेती करते हैं, यानी कि एक खाद्य फसलें तो होती हैं, साथ में एक्स्ट्रा फसलें भी उगाई जाती हैं, वो होती है मिक्स्ड फार्मिंग. इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक. तो मिश्रित खेती में भूमि का प्रयोग खाद्य भोजन उगाने के लिए एंड फॉडर क्रॉप्स और साथ ही चारे वाली फसलें उगाने के लिए और एंड रियरिंग लाइव स्टॉक और पशुधन के पालन के लिए प्रयोग किया जाता है. ठीक है, ये हो गई मिक्स्ड फार्मिंग. नेक्स्ट है, इस तरीके की जो फार्मिंग होती है वो कहाँ कहाँ होती है? इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका. तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मिक्स्ड फार्मिंग होती है. मिक्स्ड फार्मिंग होती है यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में एंड साउथ अफ्रीका में. नाउ प्लांटेशन क्या होता है? रोपण फसलें, जिनको हम रोपते हैं, इनका पौधा रोप करके बनाते हैं, जिनके पौधे को रोपा जाता है भूमि के अंदर और तब फसलें उगाई जाती हैं. तो इस तरीके की फसलें हैं प्लांटेशंस आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. तो प्लांटेशन यानी जो रोपण फसलें होती हैं वो एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती होती है. वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन. जहाँ पर एकल फसलें जैसे कि चाय की, कॉफ़ी, गन्ना, कैश्यू, कहवा, रबर, बनाना और कॉटन, कपास, इस तरीके की फसलें उगाई जाती हैं. लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड. इसमें भारी मात्रा में श्रम और पूंजी की जरूरत होती है. पूंजी इसका मतलब रुपए पैसे से. ठीक है. द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ. जो प्रोड्यूस होता है वो फार्म के अंदर, स्वयं फार्म के अंदर, कोई भी जो फार्म होगा बड़ा, उसी के अंदर प्रोड्यूस उत्पाद को परिवर्तित किया जाता है और इन नियर बाई फैक्ट्रीज, और उस परिवर्तित उत्पाद को पास की फैक्ट्री में बेच दिया जाता है. ठीक है. द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज थस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग. अतः जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का जो विकास है, यानी कि यातायात या फिर परिवहन कह लीजिए, परिवहन नेटवर्क का जो विकास है वो अतः इस फार्मिंग के लिए आवश्यक तत्व है. मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. तो विश्व के ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इस तरीके के मुख्य रोपण कृषि की जाती हैं. रबर मलेशिया में की जाती है. रबर की खेती मलेशिया में होती है. कॉफ़ी की ब्राज़ील में होती है सबसे ज़्यादा, और चाय की सबसे ज़्यादा खेती होती है इंडिया और श्रीलंका में. आर सम एग्जाम्पल्स, तो एक कुछ उदाहरण हैं. अब है मेजर क्रॉप्स, मुख्य फसलें. मेजर क्रॉप्स, अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन. बढ़ती हुई जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारी मात्रा में या बहुत सारी वैरायटी में क्रॉप्स उगाई जाती हैं, फसलें उगाई जाती हैं. क्रॉप्स आल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज. जो कृषि आधारित उद्योग होते हैं उनके लिए कच्चा माल यही फसलें प्रोवाइड करती हैं, आपूर्ति करती हैं कच्चे माल की. मेजर फूड क्रॉप्स आर व्हीट, राइस, मेज. जो मुख्य खाद्य फसलें हैं उनमें गेहूँ, चावल, मक्का एंड मिलेट्स, बाजरा शामिल हैं. जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स. जूट और कॉटन ये फाइबर यानी कि रेशेदार फसलें हैं. इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी. इम्पोर्टेंट बेवरेज होते हैं जो पेय पदार्थ होते हैं. तो पेय फसलें होती हैं चाय और कॉफ़ी. महत्वपूर्ण पेय फसलें चाय और कॉफ़ी हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट राइस. राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि जो राइस है, चावल, विश्व का मुख्य खाद्य फसल है. सब आपने देखा होगा, अपने आसपास भी हर कोई चावल खाने का बहुत शौकीन है. ठीक है.
तो चावल विश्व में भी सबसे मुख्य फसल है। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। तो यह उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की एक मुख्य डाइट है, मुख्य भोजन है। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर। अभी कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन में होता है राइस नीड्स हाई टेम्परेचर। तो राइस को उच्च तापमान की, हाई ह्यूमिडिटी, उच्च आर्द्रता यानी कि नमी की, एंड रेनफॉल वर्षा की ज़रूरत होती है। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्लेई सॉइल। तो यह इसके लिए जो जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो आदर्श होती है। तो जलोढ़ मिट्टी एलुवियल क्लेई सॉइल होती है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी में अच्छे से होता है। विच कैन रिटेन वाटर, जिसमें पानी को अपने अंदर समाये रखने की क्षमता होती है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया। तो चावल के उत्पादन में चाइना सबसे आगे है। इसी तरीके से चाइना को ही फॉलो करते हैं इंडिया भी, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। तो ये कंट्रीज़ भी अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे चावल बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस यानी कि अनुकूल वातावरणीय परिस्थितियों में एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, जैसा कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में मिलती हैं, 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर। एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जा सकती हैं या उगाई जाती हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वीट। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। जो वीट होता है गेहूं के लिए मध्यम कह लो या औसत कह लो, औसत तापमान और वर्षा की जरूरत होती है। ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, जिस समय हम इसे उगाते हैं। तो जिस समय गेहूं को उगाया जाता है उस समय इसको मध्यम तापमान चाहिए और मध्यम ही वर्षा चाहिए। एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। और खेती के समय यानी कि इसे पकाने के लिए चमकीली धूप की जरूरत होती है। इट थ्राइव्स वेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल। तो जो बेहतर किस्म की दोमट मिट्टी होती है उसमें बहुत अच्छे से पनपता है गेहूँ। वीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए। तो वीट यानी गेहूँ कहाँ बहुत ज़्यादा उगाया जाता है? यूएसए में, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो इन कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा उगाया जाता है वीट। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर। और भारत में इसे विंटर सीजन में उगाया जाता है। नाउ मिलेट्स, दे आर आल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स। तो मिलेट्स यानी कि बाजरा जैसी फसलों को, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, तो इन फसलों को कोर्स ग्रेन्स भी बोलते हैं। कोर्स ग्रेन्स होते हैं जो मोटा अनाज होता है, तो मोटा अनाज के रूप में भी जानते हैं इन्हें। एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल, और जो कि कम उपजाऊ भूमि पर भी उगाया जा सकता है। एंड सैंडी सॉइल्स, या फिर जो सैंडी सॉइल होती है, रेतीली भूमि जो होती है, बालू वाली जो होती है, उसमें भी इसे उगा सकते हैं। इट इज़ अ हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल। ये बहुत ही सख्त फसल होती है जिसके लिए कम वर्षा की जरूरत होती है। एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर, और साथ ही औसत इसके लिए हाई से औसत या फिर मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। एंड एडिक्वेट रेनफॉल, और साथ ही एडिक्वेट रेनफॉल यानी कि पर्याप्त वर्षा की जरूरत होती है। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया। भारत में भी ज्वार, बाजरा और रागी इस तरीके की फसलें उगाई जाती हैं। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर। अन्य कंट्री भी शामिल हैं जिनमें नाइजीरिया, चाइना और नाइजर आते हैं। नेक्स्ट है मेज़ यानी कि मक्का। मेज़ रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। तो मक्का को उगाने के लिए मध्यम तापमान, औसत तापमान, वर्षा और भारी मात्रा में किसकी जरूरत पड़ती है? सनशाइन की जरूरत पड़ती है, इनकी धूप की जरूरत पड़ती है। इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। इसके लिए बेहतर किस्म की उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका। और मक्का कहाँ उगाई जाती है? नॉर्थ अमेरिका में, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। नाउ कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल। कॉटन के लिए, कपास के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज यानी कि 210 दिन पाला रहित होने चाहिए। एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, और साथ ही एक चमकीली धूप इसकी वृद्धि के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो पाला रहित मतलब जो बहुत ज़्यादा सुन्न वाली ठंड पड़ती है ना, वो नहीं होना चाहिए कॉटन के लिए। तो पाला रहित चाहिए 210 दिन, 210 डेज।
इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल्स। तो यह बेहतर जो काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए आदर्श होती है, कपास इसमें ज़्यादा अच्छे से उगता है, ठीक है। एंड एलुवियल सॉइल जो जलोढ़ मृदा होती है और काली मृदा में बहुत अच्छे से उगता है, परंतु ब्लैक सॉइल इसके लिए बेस्ट होती है। यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। ये तो ये इसके उत्पादक हैं ये कंट्रीज। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स। तो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है यानी कि कपास कपड़ा उद्योग जो है उनके लिए कॉटन, जो कपड़ा उद्योग है उसके लिए कॉटन एक मुख्य कच्चा माल है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम स्टॉपिंग हियर। Thank you so much for watching this video. Please do comments, like and subscribe my channel. Thank you so much.